तो चलिए दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्टेडियम के बारे में जिसे सबसे ज़्यादा कीमत में बनाया गया है। तो आपको करना कुछ नहीं है, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सामने एक रेड कलर का बटन आता होगा, उसको क्लिक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं स्टेडियम के बारे में, किस तरह से इसे बनाया गया है, किस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है, किस तरह से इसे किसने कैसे किस जगह कैसे हुआ है ये सब। तो मेरी वीडियो में आपको मैं सबको बताता हूँ। दर्जनों इंजीनियर्स बुलवाए गए, हर मुमकिन आइडिया को टेस्ट किया गया, पर सारे एक्सपेरिमेंट्स नाकाम साबित हुए। आखिरकार जो आइडिया कामयाब हुआ वो 150 साल पहले एक ऐसे शख्स ने इन्वेंट किया था जिसका इंजीमोशान स्टेडियम एक वक्त में 80,000 सीटिंग कैपेसिटी फराहम करता है। इसके अंदर का एरिया 30 लाख क्यूबिक मीटर है, यानी इसके अंदर गीजा का पूरा पिरामिड भी समा सकता है और उसके बावजूद भी हजारों लोग बैठ पाएंगे। ऊंचाई की बात की जाए तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अगर अंदर खड़ा करें फिर भी वो छत को टच नहीं करेगा। जब हम स्टेडियम को देखते हैं और उसके बाद इसकी खूबियों का जायजा लेते हैं तो एक पल के लिए यकीन नहीं आता कि ये कैसे बनाया गया होगा। 400 मीटर लंबी 2 आर्चेज और वो भी बगैर किसी पिलर के, 1500 टन वजनी रिट्रैक्टेबल रूफ, सेंट्रली एयर कंडीशनिंग और 12 स्टोरी बिल्डिंग जितने ऊंचे 2 शीशे के स्लाइडिंग दरवाजे। ये सब यूं है कि नॉर्मली जब किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर छत लगानी होती है तो जाहिर है उसके लिए पिलर्स खड़े किए जाते हैं, लेकिन अगर स्टेडियम में पिलर्स खड़े हो गए तो वो ऑडियंस के लिए मैच देखने में रुकावट बनेंगे। यही था आर्किटेक्ट ब्रायन ट्रूबे का सबसे पहला चैलेंज, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपने कैरियर के मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना किया। उनको स्टेडियम के लिए ऐसा डिजाइन बनाना था जिसमें सिरे से पिलर्स ही ना हो, लेकिन ब्रायन के लिए चैलेंज सिर्फ बिना पिलर के छत डिजाइन करना ही नहीं था। उस छत पर न सिर्फ 1500 टन वजनी रिट्रैक्टेबल रूफ होगी, बल्कि उस पर दुनिया की सबसे भारी LED स्क्रीन भी लटकाई जाएगी, जिसके अकेले का वजन ही 6 लाख केजी कैलकुलेट किया गया था, यानी टोटल वजन होगा 2100 टन। इसका सॉल्यूशन इतिहास में एक ऐसे स्ट्रक्चर में छुपा था जिसको आज सब भूल चुके हैं। 1875 में इंजीनियर्स पोर्चुगल में एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे, लेकिन डूरो रिवर के किनारे पर आकर उनका काम रुक गया। 170 मीटर चौड़ी ये रिवर 20 मीटर तक गहरी है और उस वक्त यहाँ पानी का फ्लो भी काफी तेज था, जिसका मतलब है कि यहाँ ब्रिज बनाने के लिए पिलर्स नहीं लगाए जा सकते। इस मसले को हल करने के लिए फ्रेंच इंजीनियर गुस्टेव आइफल को बुलवाया गया। आइफल ने रिवर के किनारों की सपोर्ट में एक ऐसी पैराबोलिक आर्च डिजाइन की जिसको किसी पिलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक उस वक्त इतनी बड़ी आर्च इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन आइफल ने सबको गलत साबित कर दिया। ये सिर्फ आर्च का डिजाइन ही नहीं था जो ब्रिज का वजन झेल रहा है। गौर से देखेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल्स बने हैं और यही ट्रायंगल्स इस आर्च की मजबूती का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि ट्रायंगल दुनिया की वो वाहिद शेप है जिस पर कितना भी प्रेशर डाल दिया जाए वो टूट तो जाएगा लेकिन अपनी शक्ल नहीं बदलेगा। इन ट्रायंगल्स के स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग की जबान में ट्रस सिस्टम कहते हैं और गुस्टेव आइफल की यही डिस्कवरी टेक्सास के AT&T में भी इस्तेमाल की गई, लेकिन इंतहाई बड़े पैमाने पर। 1400 फीट लंबी 2 आर्चेज जिनकी मोटाई 14 फीट और गहराई 35 फीट रखी गई। इनका सारा वजन 400 मीटर के फासले पर बने 4 कंक्रीट अबटमेंट्स पर डाला गया। हर एक अबटमेंट में इतना कंक्रीट इस्तेमाल हुआ जितना 200 गज के 200 घरों में लगता है। और क्योंकि ये आर्चेज स्टील की बनी थी जो टेक्सास की गर्मी में एक्सपेंड करके कंक्रीट को भी फाड़ सकता है, स्टील और अबटमेंट के बीच में एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए गए जो स्टेडियम को सांस लेने की इजाजत देते हैं। 8 महीनों बाद छत का काम मुकम्मल हो चुका था। बगैर पिलर्स के अब एक ओपन व्यू स्टेडियम की छत तैयार थी। इसके बीच में एक आइकॉनिक रेक्टेंगल सुराख रखा गया जो डैलस काउबॉयज के पुराने स्टेडियम की निशानी थी, पर AT&T स्टेडियम में इस सुराख को हर किस्म के मौसम से मुकाबला करने के लिए खुलने वाली छत से बंद करना था। लेकिन ये काम इतना मुश्किल होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था।
रिट्रैक्टेबल रूफ पैनल्स जिनका टोटल वजन दुनिया के सबसे भारी जानवर ब्लू व्हेल से भी 10 टाइम्स ज्यादा था, उनको इस ढलान वाली आर्चेस पर खोलना और बंद करना एक मुश्किल तरीन टास्क साबित हुआ। जाहिर है जब छत खुलेगी तो ग्रेविटी की वजह से उसे रोकना होगा और ऊपर उठाने के लिए ग्रेविटी के खिलाफ जाकर 10 ब्लू व्हेल्स को उठाने जैसा होगा। इस काम के लिए पहले तो रूफ पैनल्स को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया गया ताकि जब छत खुले तो ट्रस की दोनों साइडों पर बराबर वजन पड़े। अब अगर इनको खोलने और बंद करने के लिए हैवी ड्यूटी विंच का इस्तेमाल किया जाता तो 1500 टन के वजन को उठाने के लिए कम से कम 3000 टन की विंच का वजन भी मजीद ऐड हो जाता। और अगर किसी एक विंच ने किसी भी एक पैनल को बराबर स्पीड से ना खोला तो ट्रस का बैलेंस बिगड़ जाएगा और फिर ये किसी आफत से कम नहीं होगा। दूसरा, अगर विंच की स्टील वायर गलती से भी टूट गई तो समझो एक बहुत बड़ी तबाही। इस मसले को हल करने के लिए इंजीनियर्स ने 150 साल पुरानी एक ऐसी इन्वेंशन की तरफ रुख किया जिसको इन्वेंट करने वाला कोई इंजीनियर नहीं था। 19th सेंचुरी में सिल्वेस्टर मार्श नामी एक बिजनेसमैन जिसका मीट पैकिंग का काम था, हाइकिंग का बहुत शौक रखता था। वो न्यू हैम्पशायर में मौजूद माउंट वॉशिंगटन नामी पहाड़ पर अक्सर चढ़ने जाया करता था। इस पहाड़ को चढ़ना आम इंसान के बस की बात नहीं थी और यही वजह थी कि ज्यादातर टूरिस्ट नीचे से ही वापस चले जाते। 1869 में मार्श ने एक ऐसा रेलवे ट्रैक डिजाइन किया जिसे कॉग रेलवे या रैक रेलवे भी कहते हैं। इसमें पटरी के बीच में एक रैक लगा होता है जिसमें गियर्स के दांत फंस सकते हैं। पटरी वाले पार्ट को रैक कहते हैं और गियर वाला हिस्सा जो ट्रेन में लगता है उसे पिनियन। ट्रेन अब बिना स्लिप हुए किसी भी पहाड़ी पर आसानी से चढ़ सकती थी। ट्रेन वापस पीछे की तरफ ना जाए उसके लिए पिनियन के ऊपर एक लॉक लगाया गया जो उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूमने की परमिशन देगा। अगर कभी आपने कॉग रेलवे या रोलर कोस्टर का एक्सपीरियंस किया हो तो ऊपर चढ़ते वक्त जो लगातार हैमर की आवाज आती है वो इसी लॉक की होती है। इस जीनियस इन्वेंशन को रैक एंड पिनियन का नाम दिया गया। AT&T स्टेडियम की रिट्रैक्टेबल रूफ के लिए इसी रैक एंड पिनियन सिस्टम को इंस्टॉल करने का फैसला किया गया। स्टेडियम की छत पर ये जो लाइन आपको दिख रही है ये है इसका रैक या पटरी जिस पर मजबूत ग्रिप के साथ पैनल्स आसानी से खुल सकते हैं। इस काम के लिए 7.5 हॉर्स पावर की 130 मोटर्स लगाई गईं जो छत बंद करने के लिए पिनियन को पावर देती हैं और खुलते वक्त ब्रेक्स का काम करती हैं। और क्योंकि गियर का साइज फिक्स्ड होता है जिससे दोनों रूफ पैनल्स बराबर तरीके से खुलते हैं और ट्रस की दोनों साइड्स पर बराबर ही वजन पड़ता है। AT&T स्टेडियम की इस रिट्रैक्टेबल रूफ को खुलने में 12 मिनट का वक्त लगता है। इस पूरे स्टेडियम को गर्मियों में ठंडा रखना भी कोई मामूली काम नहीं था। बंद स्टेडियम के अंदर का वॉल्यूम 30 लाख क्यूबिक मीटर्स है, यानी कि हैरत अंगेज तौर पर 75,000 स्टैंडर्ड कमरों जितना वॉल्यूम। इतने ज्यादा वॉल्यूम को ठंडा करने का मतलब है 3 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स को टॉप से बॉटम तक ठंडा करना। एयर कंडीशनर्स में आपने 1.5 टन, 2 टन या ज्यादा से ज्यादा 4 टन का नाम सुना होगा। हैरत अंगेज तौर पर स्टेडियम में 11,000 टन का चिलर लगाया गया है जिसके डक्ट ही 6 फीट तक मोटे हैं। क्योंकि फिजिक्स के लॉ के हिसाब से ठंडी हवा भारी होती है, ये डक्ट ऊपर से ठंडी हवा फेंकते हैं जो ऑडियंस के ऊपर से होती हुई फील्ड पर आकर गिरती है और गर्म हवा हल्की होने की वजह से फील्ड के ऊपर खाली जगह में जमा होती है जहां से वो दोबारा रिसाइकल हो जाती है। ऑडियंस के व्यूइंग एक्सपीरियंस को शानदार बनाने के लिए AT&T स्टेडियम में उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई। इस स्क्रीन का टोटल वजन 6 लाख केजी है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा LEDs लगाई गई। 10 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची इस स्क्रीन को पिच से 50 मीटर ऊपर लटकाया गया है। चारों तरफ व्यू देने के लिए इस LED का टोटल सरफेस 3000 गज के प्लॉट जितना बड़ा है। चाहे आप किसी भी कोने में बैठे क्यों ना हो, स्टेडियम की ये स्क्रीन हर तरफ से देखी जा सकती है। स्टेडियम के दरवाजे 12 मंजिला बिल्डिंग जितने ऊंचे शीशे के दरवाजे हैं। ये वन पीस में नहीं बल्कि छोटे छोटे पैनल्स मिलाकर बनाए गए हैं। हर पैनल का वजन करीब 86,000 केजी है। ये इंसुलेटेड ग्लास डोर्स भी उसी रैक एंड पिनियन की मदद से खुलते हैं और बंद होते हैं।
इन अजीम दरवाजों को मुकम्मल खुलने या बंद होने में तकरीबन 18 मिनट लगते हैं। अब आते हैं मेन चीज पर जहां गेम खेली जाएगी। AT&T में कंक्रीट के ऊपर टर्फ इंस्टॉल किया गया ताकि यहाँ सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि टर्फ हटाकर दूसरी गेम्स भी खेली जा सकें। लेकिन अब FIFA 2026 के लिए स्टेडियम मैनेजमेंट को एक नए चैलेंज का सामना है। FIFA के रूल के मुताबिक सॉकर का मैच सिर्फ असली घास पर खेला जाएगा, ना कि आर्टिफिशियल टर्फ पर। इस मकसद के लिए और FIFA की शर्त को पूरा करने के लिए डैलस काउबॉयज ने $300 मिलियन का बजट अलग किया है। पर सवाल ये है कि कंक्रीट के फर्श पर असली घास कैसे उगाई जाएगी। स्टेडियम की छत पूरी तो नहीं खुलती जो सारी घास को बराबर सनलाइट दे सके। इसके लिए स्टेडियम की मैनेजमेंट ने फील्ड को 6 इंच तक ऊपर उठा दिया है। घास के पानी को निकलने के लिए नीचे एक खास ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है और सनलाइट को बरकरार रखने के लिए आर्टिफिशियल UV लाइट्स लगाई गई हैं। स्टेडियम मैनेजमेंट का प्लान है कि असली घास स्टेडियम के अंदर नहीं बल्कि वो कोलोराडो के एक फार्म में उगाई जाएगी और फिर मैच के करीब उसे रेफ्रिजरेटर ट्रक्स में लाकर इंस्टॉल किया जाएगा। इसके साथ साथ स्टेडियम की ओरिजिनल सीटिंग कैपेसिटी जो 80,000 है उसको भी बढ़ाकर 94,000 तक करने का प्लान है। FIFA 2026 के लिए AT&T स्टेडियम में टोटल 9 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें यहाँ सबसे पहला 14 जून को खेला जाएगा और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी यहीं पर 14 जुलाई को होगा और उसके बाद असली घास हटाकर दोबारा टर्फ बिछा दिया जाएगा। उम्मीद तो उम्मीद है मुझे कि आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और भर भर के शेयर करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ जो आपको